औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, ताजरों के ऊपर आज कुछ बात करने के लिए मैं आज हाजिर खिदमत हूं और ताजरों के मसाइल के हवाले से मुसलसल कुछ अरसे तक कराची के ताजिर कराची की सड़कों पर धरना दिए बैठे रहे। प्रेस क्लब के ऊपर भूख हड़ताल का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए नासिर हुसैन शाह साहब खुद आए। उन्होंने भूख हड़ताल का खात्मा करवाया और ताजरों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि फौरी तौर पर उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो सिफारिशात हैं उनको फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा और जो मुतालिबात उनकी जानिब से रखे जा रहे हैं उनको मंजूर किया जाएगा या फिर कोई दरमियान का रास्ता उसमें निकाला जा सकता है। लेकिन कल जुम्मा है और कल के हवाले से ताजिर बिरादरी आज इबाम का शिकार हो गई है कि आया कल दुकानें खोलनी हैं या नहीं खोलनी, क्योंकि ताजिरों की जानिब से यह बात की गई थी कि जुम्मे के रोज जो है वो हम हर सूरत में कारोबार खोलेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस तमाम तर सूरत हाल को नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया है कि आया जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कोई ताजिर जो है वो दुकान नहीं खोलेगा। रेस्टोरेंट्स मालिकान को भी वाज़ेह तौर पर यह बावर कराया गया था कि जो मुतालिबात आपकी जानिब से रखे जा रहे हैं उन पर यकीन दहानी कराई जा रही है कि ये मुतालिबात मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन अब तक रेस्टोरेंट्स मालिकान के भी मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए हैं कि आया वो किस सूरत हाल से दो चार हैं, किस परेशानी से दो चार हैं। क्योंकि जब भी लॉकडाउन या फिर कारोबार की बंदिश के हवाले से कोई फैसला या कोई नोटिफिकेशन सामने आता है तो उसमें दो शोबे ऐसे हैं जिन पर पहले छुरी चल जाती है। उनमें सबसे पहले हॉल्स मालिकान और उसके बाद रेस्टोरेंट्स मालिकान होते हैं, जिनके ऊपर सबसे पहले जो है वो ये अताब आ जाता है कि उनको बंद कर दिया जाता है या फिर उनको इंतहाई महदूद कर दिया जाता है। यानी ये कारोबारी तबका जो है वो पिसकर रह जाता है। मैं वाज़ेह करता चलूं कि इससे कबल भी जितनी बार लॉकडाउन या फिर कारोबार की बंदिश के हवाले से फैसले किए गए, सबसे पहले हॉल्स मालिकान को कहा गया कि आप 200 या 300 अफराद पर मुश्तमिल कोई इवेंट कर सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल तौर पर हॉल्स बंद कर दिए गए। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स मालिकान की जानिब से यह बात सामने आई कि उनको भी यह बावर कराया गया कि जी आपके मुतालिबात बाद में मंजूर किए जाएंगे, पहले आप जो है वो इंडोर डाइनिंग खत्म करके जो है वो आउटडोर डाइनिंग करें, लेकिन बाद अज़ां उसको भी खत्म करके सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी के ऊपर मामलात को सेट कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं आंकड़ा के फैजान रावत साहब। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। फैजान साहब, क्या कहेंगे सर, अब तक जो है जो मुतालिबात आप लोगों की जानिब से किए गए हैं वो मंजूर हुए हैं, नहीं हुए, ये इबाम पैदा कर दिया गया है ताजिरों में? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी करेक्ट करता चलूं। आपने बिल्कुल सही बात की और थोड़ा सा मैं आपको आखिर में जो आपने बात की कि टेकअवे डिलीवरी 24 आवर्स हम लोगों ने इनसे ऑन करवाया हुआ है। टेकअवे डिलीवरी इस वक्त ऑन है 24 आवर्स। दूसरा ये कि डाइन आउट के अंदर भी हम लोगों ने रात 10 बजे तक की हमें परमिशन मिली हुई कि रात 10 बजे तक हम आखिरी कस्टमर ले सकते हैं, जिसको फारिग करने में 1 आध घंटा लगता है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक रेस्टोरेंट की टाइमिंग हो जाती है। अभी हमने इनसे गुजारिश की है कि रात 12 बजे तक डाइन आउट और डाइन इन की टाइमिंग दी जाए, 50% डाइन इन कैपेसिटी भी खोल दिया जाए, जिस तरह अंदरून सिंध खोला गया है। और जो नोटिफिकेशन अंदरून सिंध में निकाला गया वही जो है वो हमारा निकाला जाए। जुम्मा जो मार्केटों का सेफ डे वो भी क्लोज किया जाए, एक दिन उसको खोलने की इजाजत दी जाए, साथ में मार्केटें रात 10 बजे तक की जाए। तो अनऑफिशियली मार्केटें रात 10 बजे बंद हो रही हैं और अनऑफिशियली होटल्स भी रात 12 बजे तक कर दिए गए हैं। लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तो इंतजामिया को थोड़ा सा मुश्किल होती है कंट्रोल करने में कि वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो वो मिल जाए। जुम्मे के लिए अभी तक डेडलॉक बरकरार है। वो ये कह रहे हैं कि इस जुम्मे को आप बंद कर दें, नेक्स्ट जुम्मे से इंशाल्लाह हम आपको खुलवा देंगे। तो सीएम साहब आज इस्लामाबाद में थे और कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई, नासिर शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई आज, और कल रात भी हमारी नासिर शाह साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कमिश्नर साहब से लाइन अप किया, टाइप किया। सुबह हम 11:30 बजे कमिश्नर साहब के यहाँ मिले, 1-1.5 घंटा हमारी वहाँ मुलाकात रही। नेक्स्ट फिर हम दोबारा वहाँ चले गए शाह साहब के यहाँ, उनको बताने अपडेट करने की वो जुम्मे के लिए कह रहे हैं कि आप एक जुम्मा और थोड़ा सा इसको रिलैक्स हो जाएं और अगले जुम्मे से हम आपको खोल देते हैं। तो अब हम ऐलान कर चुके थे जुम्मे का, उधर भी हमारे लिए वही परेशानी है कि हम ऐलान कर चुके हैं अपने लोगों के लिए कि जुम्मे को खोल दें, और जैसे गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन फैजान रावत साहब, चलें ठीक है, एक जुम्मे के लिए वो लोग कह रहे हैं बंद कर दें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है सर कि अगले जुम्मे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम जब से सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में हैं, खास तौर पे रेस्टोरेंट एसोसिएशन और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन पिछले 2.5 महीने से गवर्नमेंट से बहुत सारी चीजें लेके उठी है। हमने
अपने डाइनिंग भी ऑन करा लिए थे, एकदम वो फोर्थ वेव आई, फिर उसके लिए हमको दोबारा से बंद करना पड़ा। अभी भी हम उनसे डाइनिंग की बात कर रहे हैं, 50% कैपेसिटी भी खोल दिया जाए, वैक्सीनेशन सेंटर भी हमने बना के दिया, तमाम लोग हमारे वैक्सीनेटेड भी हैं। अब असल मसला ये है कि गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन पे तवज्जो देनी है, जो कि 2 लाख लोग वैक्सीनेटेड डेली हो रहे हैं सिंध के अंदर, तो ऑलमोस्ट ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर 70% से ऊपर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। देखिए अब तो जो माँ बाप हैं उनके भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल मांग रहा है, आपको कंफर्मेशन करनी है ना कि सब लोग हो गए वैक्सीनेटेड, तो ट्रैवलिंग में वैक्सीनेशन मांग रहे हैं, इंटरसिटी ट्रैवलिंग में मांग रहे हैं, बाहर जाने पे मांग रहे हैं सर्टिफिकेट, तमाम जगहों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। इवन ये कि डाइन इन और डाइन आउट पे भी हमने यही कहा है कि हम सर्टिफिकेट रखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी कमजोरी ये होती है कि हम हर कस्टमर से ये सवाल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे मॉल्स में जब ये खुला था डाइनिंग, तो मांगे जा रहे थे सर्टिफिकेट देखे बगैर सर्विस नहीं दी जा रही थी, तो उसके लिए भी हमने एग्री किया है कि हम डाइनिंग में ये सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं कि डाइनिंग सिर्फ उसी को कराएंगे जो वैक्सीनेटेड हो। तो ये सब बातें चल रही है। गवर्नमेंट ने हमेशा जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया, खासतौर पे नासिर शाह साहब ने बहुत आगे बढ़ के काम किया है। ऐसे भी काम अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन रात 12 बजे हम तो फैजान साहब इतनी कंफ्यूजन की वजह क्या है सर कि कल दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, और रेस्टोरेंट्स मालिकान सर क्या इतना ही काम रह गया, इतने फारिग चल रहे हैं कि जी सारे के सारे सर्टिफिकेट चेक करते फिरेंगे? असल में क्या है कि ये एनसीओसी का डिसीजन है, ये सिंध गवर्नमेंट का कोई खास अपना डिसीजन नहीं है, एनसीओसी का डिसीजन है कि 50% सर्टिफिकेट आप देखें, तो वो भी हमने एग्री किया, चलें ठीक है यार, डाइनिंग के लिए जब कोई आएगा तो हम उससे पूछ सकते हैं, वरना डाइन आउट के लिए हमने मना कर दिया कि डाइन आउट अगर बाहर बैठ के कर रहा तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। मास्क दुनिया में हट गए हैं, यूएसए में, यूके में, कनाडा में अब मास्क भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और वहां पर भी डाइन आउट डाइन इन तमाम चीजें खुल गई, वहां पर भी 70% लोग वैक्सीनेटेड हो गए, 70% कराची में भी लोग वैक्सीनेटेड हो गए, और वैक्सीनेशन बहुत तेजी से जारी है। तो फैजान रावत साहब जरा अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा सर, कितने रेस्टोरेंट्स मालिकान इस पर अमल दरामद करेंगे? कस्टमर आएगा, कस्टमर सही मानों में खुदा की नेमत होती है सर, और उससे हम बोलेंगे सर्टिफिकेट दो, अगर है तो ठीक है वरना नहीं, जाओ। अच्छा फाइन डाइन दिया ना, फाइन डाइन में ये हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज है वो फॉलो कर रही थी, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएंगे वो फॉलो कर रहे थे। अभी ये लोकल जो हमारे हैं थोड़ा बहुत 19-20 करते हैं, लेकिन अगर ये कर भी रहे हैं तो देखें अब वो जो स्कूल में शुरू हो गया है, स्कूल में पेरेंट्स की जो सर्टिफिकेट लेना, वहां पर तो आपको पता है ना कि पेरेंट्स को जमा कराने सारी चीजें कर दी, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि लोग बहुत तेजी से वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर काफी चीजों में इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, दूसरी चीजें नहीं कर सकता, यही चीजें होती है देखने की कि यार चलो वैक्सीनेटेड है लोग, अस्पताल में रश कम हो गया, 7% पे कोविड हो गया, तो अब हमें देखिए इसके साथ ही रहना है, इस कोविड के साथ ही हमें जिंदगी गुजारनी है, आगे भी इसी तरह सिस्टम रहेगा। जो भी चीजें वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन में और मजीद बेहतरी आ जाएगी, जो भी चीजें होंगी हमें तो रहना। तो फैजान रावत साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी आकरा के आप मुझे ये यकीन दहानी करा सकते हैं, जरा सर क्लियर बताइएगा कि ये यकीन दहानी आप मुझे करा सकते हैं कि जितने रेस्टोरेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों को जो है वो सर्व कर सकेंगे जहां पर सर्टिफिकेट मौजूद होगा, वरना नहीं करेंगे सर? देखिए डाइन इन की तो हम यकीन दहानी करा सकते हैं कि डाइन इन, देखिए वो फाइन डाइन होते हैं, फाइन डाइन में लोग दिखा भी देते हैं, आ भी जाते हैं, अदरवाइज वो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि डाइन इन जो है ना बहुत ज्यादा सफर किया है। सर फर्ज करें फैजान रावत साहब के किसी के पास नहीं होता सर्टिफिकेट, तो आप लोग क्या करेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए 17 महीने से कारोबार बिल्कुल बंद है, अब एक गुंजाइश मिल रही है, एनसीओसी गुंजाइश दे रहा है कि आपको हम एक गुंजाइश एक सूरत में दे सकते हैं, अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करना शुरू करते हैं तो हम आपको 50% कैपेसिटी भी डाइन दे देते हैं। तो हमने उसको एग्री किया है कि ठीक है आप ये वाला काम हमारे लिए कर दें, क्योंकि वो देखें अगर एक चीज बिल्कुल ही बंद है उससे तो बेहतर है कि चलो 2-4 कस्टमर ही वापस जाएंगे ना, 2-4 8-10 टेबल ही जाएंगी ना, लेकिन खुल तो जाएगा ना काम, लोगों के रोजगार तो बढ़ जाएगा। हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया, चेक करना तो एक मुश्किल काम है, जाहिर सी बात है, बड़ी हाई डिग्नेटरीज आती हैं, कोई किसी अपनी बहन बेटी की शनाख्ती का सारी चीजें सर्टिफिकेट लेके कहाँ दिखाता करेगा हमें, लेकिन ये एक हमने क्वेश्चन निकाला है कि ठीक है डायनेमिक्स के अंदर हम आपको सपोर्ट देते हैं। ये तो सर रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखकर भी लगा देना कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं होंगे उनको यहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल लिख के लगा दिया हमने, और अब ये डायनेमिक्स जैसे ही खोलेंगे आपको लिखा हुआ बाहर नजर आएगा कि डायनेमिक्स के बगैर, देखिए बीच में एक दफा डायनेमिक्स खोला जाए, आप मॉल में पता कर लें, मॉल सर्विस नहीं दे रहा था, इतने लोगों के पास फोन आते थे कि यार जरा कहते हैं रेस्टोरेंट वाले को ये हमें सर्विसेज नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं हम ये नहीं कहेंगे, अगर वो आपको सर्विसेज नहीं दे रहे आप उनको कार्ड में सर्टिफिकेट दिखाएं। जब वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा आम भी नहीं थी, 6 महीने पहले एक दफा डायनेमिक्स खुला था और उसमें ये सहूलत हमने दी थी कि वैक्सीनेटेड लोगों को कराएंगे, वो भी एनसीओसी का ऑर्डर था उस वक्त भी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान रावत साहब, जनरल सेक्रेटरी आकरा हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह है कि हम इस चीज के ऊपर पाबंद हैं कि उन्हीं लोगों को सर्व किया जाएगा जिन लोगों के ऊपर जो है वो सही मानों में वैक्सीनेशन अप्लाई हो चुकी होगी, वैक्सीनेशन वो करा चुके होंगे, उनको सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जा चुके होंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ में अगर आप बढ़ूं तो जी, बारिशें कराची के अंदर हो चुकी हैं और मुसलसल इसका सिलसिला अब जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची के अंदर मजीद मूसलाधार बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज भी देखने में आया कि कराची के अंदर मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कों पर सूरत हाल काफी अबतर दिखाई दी, लेकिन सुबह सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई दी, यानी नाकदीन को तनकीद का मौका नहीं मिला। बल्दियाती जो क़यादत इस वक्त यहां पर कराची में काम कर रही है वो कितनी मौसर साबित हुई है, या फिर बल्दियाती इदारों का किरदार जो है वो शहर की इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर किस हद तक मौसर साबित हुआ है, ये तमाम तर सूरत हाल देखने के काबिल है। और इस पर अगर बात की जाए तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस पर अभी तनकीद का सिलसिला जारी है और वाजे किया जा रहा है कि अब भी जो है वो शहर के मामलात खराबी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर के अंदर सूरत हाल माजी की निस्बत थोड़ी बेहतर दिखाई देती है। इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। बल्दियाती क़यादत जो है उनको सही मानों में अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, या फिर बल्दियाती इदारों की अगर मैं बात करूं तो बल्दियाती इदारों का किरदार हमेशा कराची के अंदर अवाम को सर्व करने में या फिर अवाम को रिलीफ फराहम करने में, अवाम को परेशानी से बचाने के लिए इन बल्दियाती इदारों का जो किरदार है ये काफी मशकूक हमेशा से रहा है और ये मजीद मशकूक रहेगा या नहीं, या आने वाले वक्तों में बातें वाजे हो जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको वाजे करता चलूं कि कराची के अंदर एक बार फिर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से कर दी गई है और वाजे किया गया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से वाजे किया गया है कि ये बारिशें जो हैं वो यूं ही जारी और सारी रहेंगी और इसका सिलसिला जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि सितंबर के महीने के अंदर बारिशों का दूसरा स्पेल भी कराची में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, क्योंकि कराची में मजीद मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं चौधरी जावेद गुज्जर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। क्या कहेंगे चौधरी साहब, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको बतौर पीपल्स पार्टी के रहनुमा? बताइएगा सर, सियासी बयान से हटकर बात कीजिएगा शहर की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब कि आपने मुझे लाइन पे लिया जी। एक तो देखिए जी, बारिशें अल्लाह की रहमत है और हम समझते हैं कि कराची में बारिशें, मेरी अपनी जाती वो थी, आपने कहा नॉन पॉलिटिकल बात करनी है तो एक तो ये कि बारिशें तो अल्लाह की रहमत है, आनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तकलीफ थी कराची के लोगों को, बहुत शदीद गर्मी थी जी। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा जो मुर्तजा वहाब साहब पीपल्स पार्टी ने जो कराची के लिए जिनको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चुना, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम किया कि पिछले जो स्पेल गुजरे आपने देखा होगा कि आपको सड़कों पे सेकंड में पानी नजर नहीं आया जी। और अब भी हमारी कोशिश यही है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वाज़ेह अहकामात हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को, सीएम हाउस को भी और केएमसी को भी, कि जी कराची को बिल्कुल क्लियर रखना है। जिस जगह पे हर मिनिस्टर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट्स, इवन के तमाम स्टाफ केएमसी का और तमाम स्टाफ टाउन्स का हम बगैर किसी उसके कोशिश में लगा रहता है, पूरी बारिशों में खड़े रहिए और पूरी रात खड़े रहे। और सुबह कराची के शहरियों ने देखा कि कराची की मेन सड़कें जितनी भी हैं वहां उनको पानी नहीं मिला। किसी गली कूचे में कोई पानी रह गया हो तो वो कुछ उसके ऊपर आप थोड़ा सा ख्याल करें, हमारा भी। चले वैसे चौधरी जावेद गुज्जर साहब, मैंने कहा था सियासी बात नहीं कीजिएगा, लेकिन आपने सियासी पैरामीटर से बात की है। अजीज आरिफ साहब भी सीनियर सहाफी हैं, बल्दियात के हवाले से काफी अपनी नॉलेज रखते हैं, काफी मामलात को कवर करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अजीज भाई क्या कहेंगे सर, अगर मैं मवाजना कर लूं सर, दोनों अदवार का वसीम अख्तर साहब गुजरे और अब जो है वो मौजूदा जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तजा वहाब साहब, उनके दौर के अंदर सर क्या लग रहा है इन बारिशों के अंदर कुछ बेहतरी दिखाई दी है आपको? बज़ाहिर तो दोनों दौर एक ही जैसे हैं, क्योंकि बल्दियाती इदारे वेंटिलेटर पर हैं। वो 4 साल जो दौर था उसके अंदर तो वो इख्तियारात पर ओनर होते रहे कि इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, और फिर लोग बन भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब आए तो इनसे उम्मीद थी, लेकिन ये अभी रीशिफ्टिंग और कमेटियां और ये सब बना रहे हैं। लेकिन मुर्तजा वहाब
जो है अगर शहर में बारिश होती है तो उनका कोई रोल नहीं है, उनके पास चंद मशीनरी है मशीन पुल डिपार्टमेंट में जो तबाह हाल है, वो उसका एहतसाब भी नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका असल में जिम्मेदारान है वो 6 अजला और 7 अजला जो हमारे हैं कराची के, और जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। लेकिन ये हमारे इदारे हैं वेंटिलेटर पे, ठीक है ना, और वेंटिलेटर पे है, इनके लिए हमें सर्जन चाहिए, इस इदारे के सरबरा। आपने डिप्टी कमिश्नरों को, एडिशनल कमिश्नरों को चार्ज दे दिया है जो कि कंपाउंडर का काम कर रहे हैं। 1 साल का मुआवजा किया जाए, वो तो चलो चोर थे, डकैत थे, साबिक मुंतखब नुमाइंदे, वो तो चले गए। भाई आप आ गए ईमानदार हैं, 7 सितंबर से आप लोग बैठे हुए हो जी डिप्टी कमिश्नर, 1 साल में मुआवजा करे तो आप शहर बहुत पीछे चला गया ना, आपने सड़कें बनाई है ना कुछ बनाया है। अगर हम 1-2 मुआवजा कर भी ले तो ये कलई उतर जाएगी। लेकिन बात यह है कि सबसे अहम महकमा जो होता है बारिशों में वो सैनिटेशन का होता है, जी और मसला ये है कि तमाम 7 अजला के सैनिटेशन डायरेक्टर जो है वो कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी ऐसा ही नहीं। आपने सब जगह इधर से उठा के उधर से उठा के रखा, उनको पता ही नहीं है। जो डिप्टी डायरेक्टर बने हुए वो इज्जत बचा रहे हैं जो क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई कॉम्पिटेंट अफसर अब तक नहीं है अजीज आरिफ साहब। ये तो डरा बैग है। मैंने सबसे आसान उर्दू में एक जुमला कहा है कि बल्दियाती इदारे वेंटिलेटर पे हैं, बदउनवान अफसरान को चुन चुन के लगाया जा रहा है, एहतसाब नहीं है। और जो एहतसाब करना चाहिए था वो अगर नहीं हुआ तो ये बल्दियाती इदारे जानबूझकर, ऐसा लग रहा है साजिश के तहत खत्म किए जा रहे हैं। 2014 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जो 2016 में एक्टिवेट हुआ, 2017 में मशीनरी आई। इस 3 साल के दौरान बल्दियाती इदारों की तमाम मशीनरियां जो अरबों रुपए की थी वो उसको स्क्रैप किया गया, उनको नहीं बनाया गया। आज भी शहर में कमी। आप देखो शहर में बारिश होती है, बुरुश लेके 4 स्वीपर लगे होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं जी वो बुरुश से। ओ भाई बुरुश से नहीं होता भाई, ये ट्रैक्टर ब्लेड लगता है, जिसके ट्रैक्टर के आगे ब्लेड होता है, उससे पुश करते हो निकल जाता है। इसलिए कि बहुत सी जगह आप बरसाती नालों में डालते हो, कहीं ड्रेनेज सिस्टम में डालते हो, वो जो गटर खोले हो मेन होल है उसमें डालते हो। लेकिन शहर की मुतअद्दिद मुकामात ऐसे जो प्याला बने हुए हैं जहाँ ना गटर है ना ड्रेनेज सिस्टम है, जिसकी वजह से पानी वहाँ 3 दिन खड़ा होता है। अब आप बताओ कि शहर में कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर रही है, अस्पताल लेके जा रही है, स्कूल लेके जा रही है, 2 टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक से वसूल कर लेंगे। अरे तो भाई इन इदारों को फिर बनाया क्यों? इनको तो सुधारो जो शहरी की खिदमत के इदारे हैं। वहाँ चुन चुन के आप बदउनवान अफसरान जो जिनकी इंक्वायरियां चल रही होती हैं, करप्शन में है, उनको आप लगाए जा रहे हो। अभी आप आने वाले 1-2 दिन में देखोगे मजीद बदउनवान अफसरान की तैनाती होने जा रही है। तो फिर भाई शहर में बारिश अगर होगी तो पानी खड़ा होगा। FWO के जरिए आपने नाले साफ करवाए, जी बड़ा अच्छा काम किया। नाले साफ करने के लिए आपको उनमें से 10-10 फुट वो निकालनी पड़ेगी, गब जो अंदर लोगों ने फेंके में कूड़ा करकट मलबा सब डाला हुआ जी है। जी चलो वो काम कर रहे हैं। अगर बारिश होती है वो पानी कुछ नाले में चला जाता है, लेकिन जब तक आप इस शहर कराची, जो कराची है बैनुल अक़वामी शहर, इसकी 2 नदियां हैं, मलीर नदी और वो दूसरी वाली आपकी, वो आप अगर नहीं साफ करोगे, मलीर नदी अगर 10 फुट 15 फुट गहरी कर दोगे तो ये शहर बच जाएगा, नहीं तो आप लगे रहो, पानी खड़ा रहेगा 3-3 दिन तक। अभी तो बारिश चले बाकी ठीक है है अजीज भाई। आरिफ साहब, मैं जरा सिंध हुकूमत से भी इसका जवाब ले लूं। जी चौधरी साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर सही मानों में सियासी कसीदे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन टेक्निकल अगर बात की जाए तो हालात काफी अबतर हैं। नहीं सर, ऐसा है कि अली तारिक साहब ने बहुत लंबी तकरीर की माशाल्लाह, और इस तकरीर में इन्होंने टेक्निकल कहा बात कि की है जी दोनों। कराची सिंध के तमाम इदारे वेंटिलेशन पे हैं और वेंटिलेटर पे हैं। मैं इनकी तस्दीक कर दूं, पूरा पाकिस्तान आपने वेंटिलेटर पे लगा दिया सर। और बात यह है कि बहुत सारे काम विफाक के थे जो कि विफाक ने भी नहीं किया, और पूरा विफाक आपका वेंटिलेटर पर है। आपने कहा कि तमाम जगहों पे बदउनवान अफसर हैं। देखें जी, ये मुर्तजा वहाब साहब को लगे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ, और इस 1 महीने में आपने कराची में देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उन्होंने बात की, तो जितना काम वसीम अख्तर साहब के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो काम किया है, जिस जमाने में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई गई थी उस वक्त मुर्तजा वहाब साहब को यहाँ नहीं लगाया गया था। मुर्तजा वहाब साहब उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कोई काम नहीं किया था वसीम अख्तर साहब ने। कराची की गलियां कूचे, कराची की मेन सड़कें कचरे का ढेर बनी हुई थी, जो कि अब आप देखें बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही है। बात हम बैठ के कर रहे होते हैं, हम कौम को सुना रहे होते हैं अपनी बात, तो हमें बात ईमानदारी वाली करनी चाहिए। और ईमानदारी वाली बात अगर अली तारिक साहब करते हैं ना, देखें बदउनवानी की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये बदउनवानियत को देख के नहीं लगाया जाता अफसर। आपने कहा कि जी क्वालिफाइड डायरेक्टर्स नहीं है, अली तारिक साहब ने कहा, तो आप ये बताएं क्या क्वालिफाइड डायरेक्टर आप किसको कहते हैं? आपको डिपार्टमेंट में से ही डायरेक्टर मिलेगा ना, या बाहर से उठा के डायरेक्टर लगा दिए सिंध गवर्नमेंट ने?
देखिए, सिंध गवर्नमेंट की कोशिश है पूरी कि कराची को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया जाए। एक तो मशवरे अली तारिक साहब ने अच्छे दिए कि मलिर नदी को साफ करें और एक मिनट चौधरी साहब मैं जरा रोकना चाहूंगा। अजीज आरिफ साहब ने जो बात की है सर, अगर आप अफसर को डिपार्टमेंट में ढूंढ रहे हैं सर, तो ओपीएस अफसरान भी हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से ला लाके यहां पर लगा दिए जाते हैं। इसका जवाब मैं बिल्कुल आपसे लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी जावेद गुजर साहब और सीनियर सहाफी अजीज आरिफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा। सर, आपने कहा कि डिपार्टमेंट से ही अफसर निकाल कर लगाया जाता है, लेकिन मैंने उसकी निशानदही की, क्योंकि अजीज आरिफ साहब भी उसकी निशानदही 12 कर चुके हैं कि जी ओपीएस अफसरान भी मौजूद हैं जिनका महकमे से या शोबे से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको दूसरे डिपार्टमेंट से लाके लगा दिया जाता है। सर, ये जब महकमे के लोगों को लगाया जाता है तो महकमे के लोगों को कहा जाता है कि बदउनवान थे, या उनकी कोई बदउनवानी सामने आती है तो उनको पीछे करके बाहर से कुछ हेल्प ली जाती है, या उस मामले को बाहर के लोगों को लगाया जाता है, दूसरे महकमे के लोगों को। लेकिन महकमे के लोग वो होते सिंध गवर्नमेंट के ही लोग है ना, कोई बाहर से तो लोग नहीं आ रहे, एडहॉक पे तो लोग नहीं लिए जाते। देखें, बेसिक चीज ये है, हम ईमानदाराना बात करें। हम जो बात ये इस दौर में जब अब जो ये मामला हुआ, आपने देखा कि हमेशा शहर कराची को टारगेट किया जाता है। हमेशा जितना भी इसमें काम कर लिया जाए, इस शहर कराची को हमेशा टारगेट इस तरह किया जाता है जैसे कोई बारिशों की कोई पेशन कोई होती है, कोई इस तरह का होता है कि जी जैसे आप कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में भी स्पेल, एक बारिशों का एक स्पेल आएगा, तो उससे पहले ही शहर में एक वो लोग शहर के जो शहर के हामी तो हैं, जो शहर को कहते हैं कि हम इसको ओन करते हैं, हम इसके वारिस हैं, वही क्या करते हैं कि वही उन्हीं गलियों में बोरियां डाली जाती हैं, गलियों के गटरों में और मेन गटरों में बोरियां डाली। कोई नई बात कर लें चौधरी साहब, कोई नई बात कर लें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब तक उसका सबूत नहीं है। दूसरी बात, वैसा कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पाते आप लोग सर, तो मैं आपको क्या कहूँ। मोहम्मद अली भाई, मेरी बात मुकम्मल, मैं आ रहा हूँ अजीज आरिफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। आरिफ साहब भी मेरे मोहतरम भाई हैं बड़े, ये जरूर बोले, अपनी बात मुकम्मल करें। बात ये है कि देखें, जहां तक है पकड़े जाना, अगर जो चोर इस तरह चोरी करता है कि वो पकड़ा ना जाए जी। चोर सामने आके अगर आपके सामने भी कोई बोरी डाल रहा होगा ना गटर में, तो आप भी रोक लेंगे उसको कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन बात ये कि लोग ऐसे सामने नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मुर्तजा वहाब साहब अगर जो काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को, आपको चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करें कि वो बंदा एक बंदा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, अगर उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसलिए तैनात किया कि कराची के मामलात को वो हैंडल करे, तो और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये जो लास्ट स्पेल गुजरा, आपको कराची की गलियों में, कराची के मेन रोड पे, सड़कों पे नेक्स्ट डे पानी नजर नहीं आया। यही यूनिवर्सिटी रोड हुआ करता था जहां पे बारिश का पानी 4-4 दिन खड़ा रहता था। अब यही यूनिवर्सिटी रोड था कि दूसरे दिन सुबह बिल्कुल क्लियर था। और मैं अजीज आरिफ साहब से भी कहूंगा कि इनको चाहिए ये ट्विटर पे मुर्तजा वहाब साहब को फॉलो करें, तो इनको अप टू डेट मिलती रहेगी, डे टू डे अप टू डेट मिलेगी इनको। चले ठीक है, अजीज आरिफ साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? वो सूरत हाल तो काफी बेहतर है सर। इस शहर को जितना मैं जानता हूँ कोई भी नहीं जानता, और मुर्तजा वहाब का ये जो पानी है डीएमसीज और सड़कों वड़कों, उसका अलिफ बे से ताल्लुक नहीं है यार। मुर्तजा वहाब जो है उनको केएमसी और कराची की तामीर के लिए भेजेगा। ये डीएमसीज में जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर लगाए हुए, ये इनका काम है। मुर्तजा वहाब के पास तो मशीनरी नहीं है, वो तो सिर्फ ऊपर उनके सरपरस्ती कर रहे हैं। ठीक है, वसीम अख्तर के साथ भी यही था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर्स को हटाए और सरकारी अफसरान लगाए जो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुर्तजा वहाब फेल हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। और मुर्तजा वहाब से पूछ लो तो वो भी यही बात करेगा कि वो बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है ना। और नंबर 2, बोरियां डालने का ताल्लुक है, रेंजर्स ने मलिर से कई जगह से लोगों को पकड़ा है बोरियां डालते हुए। आप रेंजर्स को फ्री हैंड दो ना। चार्ज पार्किंग में फ्री हैंड दिया था, चार्ज पार्किंग सही हो गई थी, जब उनको हटाया फिर चार्ज पार्किंग में लूटमार हो रही है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन कोरंगी ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी बदउनवानियों की, वो सरखाने में पड़ी हुई है।
ठीक है, जब करप्शन का खात्मा ही नहीं होगा तो भाई जुलूस तो निकलेगा ना यार। और ओपीएस अफसरान की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में अगर आप छानबीन कर लें, जो वो 15-20 अरब रुपए से काम कर रहे हैं, वही आपकी डीएमसीज जो है आधे पैसे में करके दे रही थी, वो उसको नाफिज कर दिया कि हमारे सरों पर। ठीक है, अभी आप चलो ये तो छोड़ दो, चौधरी साहब से ये पूछ लो कि अभी आप जो सिंध मंजिल सुकून अथॉरिटी बनाने जा रहे हो कब्रिस्तानों में, वो बनने जा रही है, तो अथॉरिटी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी उसमें हम फंस गए, अब कब्रिस्तान भी गए। तो भाई इसको लॉजिकली लाए, अहल अफसरान बिठाएं और आप देखें करप्शन। सबसे पहले तो एहतसाब का अमल शुरू करते हैं मुर्तजा वहाब, अगर कामयाब होना है, वरना इनके 100 दिन मुश्किल है। मैं आज बता रहा हूँ, मैं अपने तमाम तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुर्तजा वहाब एक डिसेंट आदमी है, काम करना चाहता है, लेकिन बहुत बुरी तरह फंस गया है और उसकी टीम उसको नहीं मिल रही है, और उसको टीम चाहिए और आपको अहल अफसरान लगाने पड़ेंगे, एहतसाब साथ शुरू करना पड़ेगा, वरना ये शहर इसी तरह लुटता रहेगा और हम तकरीरें कर रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे और पैकेज बना बना के चला रहे होंगे। जी अली जी, चौधरी जावेद गुज्जर साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर? वो तो कह रहे फंसे में, मुर्तजा वहाब साहब फंस गए वसीम अख्तर साहब की तरह। करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने आरिफ अजीज साहब का, अजीज आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे चेयरमैन का जो फैसला था मुर्तजा वहाब को लाने को, उसको भी अप्रिशिएट किया उन्होंने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के फैसले को भी। उन्होंने मुर्तजा वहाब साहब पे तो तनकीद ही नहीं की सर, उन्होंने कहा कि जो ये डीएमसीज हैं इसकी अफसरान आ रहे हैं। बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं मोहम्मद अली भाई, मुर्तजा का फैसला दुरुस्त है, मुर्तजा को बनाना फैसला दुरुस्त है। और इन्होंने ये भी कहा कि चले, उन्होंने आपके दिल की बात कर दी, उन्होंने कहा मुर्तजा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला दुरुस्त है। सर आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये देखें सर, आप हैं सीनियर सहाफी और माशाल्लाह आप कराची को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरी भी और मोहम्मद अली की भी पैदाइश कराची की है और हम भी पैदा होने से लेके और हमें शायद अल्लाह जमीन भी कब्र भी कराची में ही दे। कभी इम्कान तो यही है कि हम कराची में ही हमारी कब्रें भी बनेगी, क्योंकि वालिदैन की कब्रें भी यही हमारे। सर देखें, बात यह है कि आपने जो अच्छे मशवरे तो अगर आप हमें कहीं गाइड करेंगे, आप भी मुर्तजा वहाब को गाइड करें, आपकी भी गाइडेंस को देखा जाएगा और हम भी आपकी सिफारिशात आगे तक पहुंचाएंगे। कराची हम सबका है और हम सबको मिलके इसको ठीक करना है। अगर हम ये एक दूसरे पे हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो वाकई हम इसको ठीक नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी भी बात को सेकंड कर रहा हूं और हमें आपकी भी मीडिया की खास तवज्जो की जरूरत है कि मीडिया हमें गाइडलाइन देता रहे, जहां जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती, जहां जहां मुर्तजा वहाब की नजर नहीं पहुंचती, जहां जहां सीएम सिंध की नजर नहीं पहुंचती, वहां आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, आप जैसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो हैं, वो इस बात को हम तक पहुंचाएं ताकि हम इस मामले को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सर पहुंचाना उनका काम है, मानना आपका काम है कि मान लीजिएगा जो सिफारिशात या जो उन्होंने निशानदेही की है वो दुरुस्त है। ये क्वालिटी है कि मुर्तजा वहाब चीजों को भी समझता है और उन चीजों को रिजॉल्व करता है, और मुर्तजा वहाब साहब इन चीजों को भी, अगर अजीज आरिफ साहब भी अपनी सिफारिशात उन तक पहुंचाएंगे या मशवरे पहुंचाएंगे तो उनको इंशाल्लाह फॉलो किया जाएगा। और ये मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं यहाँ पे, अगर कोई बात है आपके पास मेरा व्हाट्सएप भी है मोहम्मद अली साहब, आप मुझे भी करें, मैं आपकी बात आगे तक लेके जाऊंगा। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं लेकिन मैं भी आपका चले वैसे उम्मीद करते हैं सर कि ऐसा भी जो है वो कोई सिस्टम आ जाए जिसके तहत जो है हम व्हाट्सएप के ऊपर अपने मसाइल जो हैं वो हल करा सकें। बहुत शुक्रिया। अजीज आरिफ साहब सीनियर सहाफी मेरे साथ मौजूद थे, चौधरी जावेद गुज्जर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। मसाइल जूं के तू बरकरार हैं, लेकिन जहां पर अजीज आरिफ साहब ने पॉइंट छोड़ा है वहीं से इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जी डीएमसीज के अंदर जो अफसरान तैनात हैं मसला उनका है, अगर उनके मातहत जो काम मौजूद हैं अगर वो नहीं किए जाएंगे तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी कि उन लोगों पर भी लानतान होगी, तनकीद होगी जिसमें उनका हाथ नहीं है। जो सियासी लोग हैं, पॉलिटिकली कुछ नॉलेज रखते हैं, नजरियात रखते हैं और काम करने की नीयत रखते हैं, उन लोगों को इस तमाम तर सूरत हाल का खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। दूसरे टॉपिक की तरफ मैं अभी बढ़ूं तो जी कराची का ही मसला है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज सीपीएलसी की एक रिपोर्ट इन गुनहगार आंखों के सामने से गुजरी है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि गुज़िश्ता 8 माह के अंदर 50,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो कराची में रिपोर्ट हुई हैं। लोगों को सरेआम नकदी, मोबाइल और कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। पुलिस के पास जाएं तो पुलिस वाले कहते हैं जी ठीक है डकैत पकड़ के ले आए, अब इनकी एफआईआर कटवा दें, और उनका यह रोना होता है कि कोई मुद्दा ही नहीं बनता, कोई एफआईआर कटवाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। इसलिए सिर्फ वो इदारे फाल दिखाई देते हैं जो कि एदाद शुमार जारी कर
करें, जबकि वो इदारे गैर फाल हैं जिनका काम है इन्वेस्टिगेशन, जिनका काम है तहकीकात, जिनका काम है कंक्लूजन, जिनका काम है अदालत, जिनका काम है वो रिपोर्ट्स जमा कराना, वो रिपोर्ट्स मुरत्तब करना, सबूत इकट्ठे करना, वो तमाम इदारे जो हैं वो गैर फाल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। कोई पूछने वाला यहां पर दिखाई नहीं देता। अगर मैं सूरत हाल की बात करूं कि आया कानूनी लिहाज से इस पर क्या जो है वो अमल दरामद हो सकता है या पॉलिसी मुरत्तब की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। एडवोकेट तानिया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तानिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बताइएगा क्या कहना पसंद करेंगी। स्ट्रीट क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सजा नहीं होती क्योंकि कोई मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी एक वजह यह है कि हमारी जो पुलिस है और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस पर इतना काम नहीं करती। अगर हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस स्ट्रीट क्राइम्स को सीरियसली लें तो ये स्ट्रीट क्राइम्स की जो रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये एक रीजन है कि हमारे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कानून की बात करें तो अगर आप 492 देखें, 490 देखें तो इसमें कम से कम सजा 3 साल है और ज्यादा से ज्यादा 10 साल है जी। और अगर हीनियस है, इसमें अगर हीनियस है क्राइम तो उसकी सजा 14 साल है। जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, जो नॉन बेलेबल है, हर वो सजा 10 साल से ऊपर होती है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है और उसमें बेल होना नामुमकिन बात है। लेकिन अगर डेली आप देखें तो इतनी रिपोर्ट्स फाइल नहीं होती, इतनी FIRs नहीं होती, तो इसमें जो कोताही है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की है। तो पुलिस अगर इन क्राइम्स को सीरियसली ले तो शायद ये कमी बेशी आ जाए। लेकिन तानिया साहिबा, इसकी क्या वजह है कि अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो कोई शहरी मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी FIR नहीं कटवाई जाती, कहा जाता है कि नहीं जी, ना हम थाने के चक्कर मारेंगे, ना हम अदालतों के चक्कर काटेंगे। इसकी क्या वजह? उसकी एक वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो ले मैन होता है उसको इतना कानून के बारे में नहीं पता। वो पहले जाता है पुलिस स्टेशन, पहले तो पुलिस उसे अगर बिठा भी दे तो पुलिस उसके केस को सीरियसली नहीं लेती। सही। और इस मुल्क में जो ले मैन है वो सफर कर रहा है और जाहिर बात है जो स्ट्रीट क्राइम्स में जो मुद्दई है वो ले मैन ही होता है, तो ले मैन बहुत सफर करता है। पहले तो पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं कराती क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्रिमिनल्स कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास कितनी पावर है, या आपको तो पता है अगर इंसाफ का दायरा देखा जाए तो हमारे मुल्क में अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तभी कुछ हो सकता है। अगर स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं तो आप डायरेक्ट कोर्ट तो नहीं आ सकते, तो पहला स्टेप तो पुलिस है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो आएगी तभी वो कोर्ट में जाएगा, फिर जुडिशियल होगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो पुलिस का ही होता है। अगर पुलिस ईमानदारी से मुद्दई को कॉन्फिडेंस में लेते हुए FIR करवाए और उसको सामने ले आए तो फिर स्ट्रीट क्राइम्स में कमी बेशी हो जाएगी। लेकिन तानिया साहिबा, ये भी बता देना फिर कि पुलिस के लिए अगर सही मानों में कोई नाअहली सामने आती है पुलिस के हवाले से या किसी क्राइम को रोकने में पुलिस नाअहल दिखाई देती है तो कानून पुलिस के हवाले से क्या कहता है कि मुताल्लिका अफसर या फिर जहां पर ये क्राइम की वारदात हुई है उसके मुताल्लिका SHO या पुलिस अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? उसके अगेंस्ट सबसे पहली कार्रवाई तो ये होती है अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करवा रहा जी, इफ द पुलिस इज नॉट लॉजिंग योर FIR, फिर आपने 22A की एप्लीकेशन देनी है सेशन जज को। सही। जब आप 22A की एप्लीकेशन सेशन जज को देंगे, सेशन जज ऑर्डर करेगा कि आज के दिन ये FIR हो जानी चाहिए। अगर फिर भी FIR नहीं होती, फॉर इंस्टेंस, फिर आपने जाके हाई कोर्ट में जाना होता है अपील में कि भाई ये सिस्टम है और ये मेरी FIR लॉन्च नहीं हो रही, मैंने 22A की एप्लीकेशन भी दी है, मेरी 22A की एप्लीकेशन भी नहीं सुनी जा रही। फिर आप जाके हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर होता है कि भाई FIR लॉन्च की जाए। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपने 22A की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सेशन जज के पास और उस प्रेशर में आके पुलिस जो FIR लॉन्च कर लेती है। और आजकल जो हो रहा है, आजकल जिन लोगों की FIR लॉन्च नहीं हो रही वो डायरेक्ट सेशन जज के पास 22A की एप्लीकेशन लगवा देते हैं। तो तानिया साहिबा, ये भी बताएं ना फिर कानूनी रिफॉर्म्स या फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स का इसमें कितना किरदार रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होगी वो दूसरी डालेगा, दूसरी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होगी तो तीसरी डाली जाएगी, तो इतना वक्त तो शायद किसी आम शहरी के पास नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो सेकेंडरी है, आपके प्राइमरी है जो है वो है आपकी पुलिस रिफॉर्म्स जी, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिफॉर्म्स।
ये आपकी प्राइमरी है। सेकेंडरी आपका जुडिशियल रिफॉर्म आता है। तो अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिफॉर्म्स पर काम करें तो फिर आगे जाके बात पड़ेगी। लेकिन ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जहां पुलिस आपका साथ ना दे और जहां वो आपके साथ खड़ी ना हो, आप डायरेक्ट जाके 22A की एप्लीकेशन सेशन जज को दे दें, फिर कानून आपको सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा आपको? चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया तानिया साहिबा, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थी। स्ट्रीट क्रिमिनल के ऊपर कवानीन के हवाले से, कानून के हवाले से, अमल दरामद के हवाले से जो है बेहतर तज्जिया पेश कर रही थी कि आया कौन सा कानून इस्तेमाल करते हुए आप अपने कवानीन को जो है उनकी पासदारी कर सकते हैं या सही मानों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ आप मौस्तर हिकमत अमली प्लान कर सकते हैं। इस पर उन्होंने जो है वो बेहतर तज्जिया दिया है। अगर लोग सुनते हैं तो ये बात वाज़े तौर पर उनके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आया कवानीन के ऊपर ही अमल दरामद करते हुए कोई सूरत हाल का आप सामना कर सकते हैं या कोई सूरत हाल आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक की जानिब मैं बढ़ूंगा कि आपको बताऊं कि कराची के स्कूल्स जिनको जो है वो सही मानों में सरकारी स्कूल कहा जाता है और सिर्फ कहा ही जाता है, तस्लीम नहीं किया जाता। यहां सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सरकारी स्कूलों की हालत जार इस वक्त भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये कोई नदी नाला नहीं है बल्कि ये एक स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है जहां पर बच्चे तालीम के हुसूल के लिए आते हैं। और यह सूरत हाल देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तालीम के हुसूल के लिए कोई बच्चा या बच्ची जो है वो इस स्कूल में आ सकती है या फिर आने का इरादा कर सकती है, ख्वाब में आना देख सकती है या फिर इस सूरत हाल के अंदर जो है वो तालीम का हुसूल मुमकिन बनाने का कोई इरादा भी कर सकता है। ये वो सूरत हाल है जो पिछले 3 साल से दिखाई दे रही है। ये तमाम तर चीजों को जो है वो सूरत हाल से अगर जोड़ा जाए तो मामलात मजीद खराबी की तरफ चले जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सहाफी इमरान मीजान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मीजान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इमरान साहब बताइएगा, सर आपका सर्वे मैंने पढ़ा था, बताइएगा इस तरह की सूरत हाल कितने स्कूल्स में जो है वो कमोबेश देखने में आई है? जी अली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना सेंसिटिव इश्यूज पर जो है मुझे लाइन पे लिया। मैं आपको बताऊं, शहर कायद में जो है सरकारी स्कूलों का जो हाल है, देखिए तालीम के लिए जो बजट तो ज्यादा रखा जाता है लेकिन उस पर जो है अमल दरामद जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कराची के इलाके खमीसा गोड न्यू कराची में सरकारी स्कूल है, वहाँ की सूरत अगर मैं आपको बताऊं तो 300 के करीब वहाँ पर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि स्कूल के बराबर में ही, स्कूल के मेन गेट में ही सीवरेज के पानी ने जो है बच्चों का जीना जो है वो दुश्वार कर दिया है। उसी गंदे पानी से होते हुए बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात, स्कूल के बिल्कुल बराबर में ही जो है वो नशा आवर जो है हिरोइनची वहाँ पे सरेआम जो है नशा कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल जो है, हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल दाव पे हो गया है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, न्यू कराची हो गया, अयूब गोड हो गया, सैफल गोड हो गया, धनी बख्श गोड हो गया, ये ऐसे इलाके यहाँ पर मिडिल क्लास तबका जो है ज्यादा रहते हैं, जो बेचारे प्राइवेट स्कूल में जो है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हमारे लिए अफसोस का मकाम ये है कि अगर कराची को छोड़ें तो सिंध की अगर बात करें तो सिंध में जो आज सुबह जो है जूही दादू का इलाका है, जूही, वहां पर 3 साल से सरकारी स्कूल जो है बंद है। तकरीबन 500 के करीब बच्चे जो है आज मजबूरन जो है निकले हैं एहतजाज करने के, खुदारा हमारी तालीम जो है हमसे छीनी जा रही है, हमारा हक है तालीम। तो इमरान मीजान साहब ये भी तो बताएं ना सर, इलाका मकीनों ने मुताल्लिका महकमों को कितनी बार दरखास्त दी है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए या अगर ये मामलात हैं तो इसको खुदारा इस पर नजर सानी की जाए, कोई आवाज उठाई जाए? इलाका मकीनों ने तो 150 में कहूंगा कि एप्लीकेशनें मुख्तलिफ इदारों में जमा करा दी है एजुकेशन के, लेकिन वहाँ के जो टीचर हैं, जो हेड मास्टर हैं सरकारी स्कूल के, उनका यही कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारे स्कूल की खस्ता हालत है, हमारे पास टीचर नहीं है। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 टीचर हैं। अब पता है 2 टीचर जो है 500 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अब देखते हैं वजीर तालीम साहब जो अभी नए आए हैं, सैयद सरदार शाह साहब जो है वो क्या कर देंगे, क्योंकि इससे पहले जो है आज तक तालीम के लिए मैं कहूँगा कोई भी जो है वो नहीं उठाया गया कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो सही करे। मुस्तकिल जो है हमारे बच्चों का वो दाव पे नजर आ रहा है। जी अली साहब। जी इमरान मीज़ा साहब ये भी बताएं ना सर कि अगर यही सूरत हाल रही, जैसा कि फुटेज में आपने दिखाया है कि जी कचरा पड़ा हुआ है, सेवरेज के मसाइल जन्म ले रहे हैं, और जो है ये भी बताइएगा कि जो असातिज़ा इस स्कूल के अंदर मौजूद होते हैं क्या उनकी तनख्वाहें प्रॉपर जारी की जा रही हैं?
जी बिल्कुल अली साहब, यही तो देखें बात है ना, जब सरकारी स्कूल है उस पे 500 बच्चे और अगर 6 टीचर हैं तो 6 की 6 टीचर जो है वो सैलरी उनको मिल रही है, लेकिन 2 जो है वो सिर्फ हाजिरी पे हैं और 4 जो है वो गैर हाजिरी पे हैं, उनकी भी पूरी तनख्वाह आ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई स्कूलों का एजुकेशन का मैं कहूँगा सिंध सरकार के दावे जो है धरे के धरे रह गए, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और तनख्वाह जो है हर महीने ली जा रही है, लेकिन टीचर जो है स्कूल पे आके बच्चों को नहीं पढ़ा रही। लेकिन इमरान मिजान साहब ये भी बताइएगा, जो जिन इलाकों की आपने निशानदही की है कि स्कूल मौजूद है लेकिन बच्चे मौजूद नहीं है, बच्चे मौजूद हैं तो असातिज़ा मौजूद नहीं है, क्या कोई मुताल्लिका एमएनए या एमपीए जो कि आवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं, उन्होंने कोई विजिट तक करने की जो है वो सही मानों में जहमत की है? अगर मैं कहूं तो अली साहब, एमपीए एमएनए जो हैं वो उस टाइम ही आपको नजर आएंगे। आपको पता है कि जब इलेक्शन करीब होते हैं डोर टू डोर एमएनए एमपीए जो है अवाम के पास जाते हैं अपने वोट के लिए, लेकिन जीतने के बाद जो है अवाम 24 घंटे उनके डोर टू डोर जारी है, हर हफ्ते अवाम मुसलसल उनसे राब्ते में, लेकिन वो कोई भी जो है अवाम को जवाब देने की जहमत ही नहीं कर रहे। अली साहब, एमएनए एमपीए बिल्कुल गायब हैं, क्योंकि अगर एमएनएस एमपीएस को फंड जारी किया गया है तो ये काम तो एमएनएस के फंड से भी हो सकते हैं, हम साई सरकार की तरफ नहीं देखते। देखें, एमएनए एमपीए अगर मैं कहूं इतने अच्छे होते तो आज हम टूटी हुई सड़कों से गुजारा नहीं कर रहे होते। आज चंद घंटों की जो बारिश ने जो कराची की सूरत हाल आपके सामने ये क्या कर दिया। अगर एमएनए एमपीए अच्छे होते तो कचरा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से उठ रहा होता और बच्चे जो है वो बीमार नहीं हो रहे। जी अली साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान मिजान साहब सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। बेहतर उन्होंने जो है वो एक सर्वे पूरा किया है कि स्कूलों की हालत ज़ार क्या है और इस हालत ज़ार के ऊपर मुत्तालिका महकमे या फिर मुत्तालिका जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से कितनी आवाज़ उठाई जा रही है, कितने इकदाम किए जा रहे हैं। जो सूरत हाल इस वक्त फुटेजेस में वाज़ेह होती है उसमें यह देखा जा सकता है कि यह तमाम तर काम एमएनएस फंड से भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अलमिया यह है कि एमएनएस को फंड जारी करने के बाद पूछा तक नहीं जाता कि तुमने 1 रुपया भी कौन से हलके के कौन से कोने में ले जाकर गाड़ दिया है, ये तक एमएनएस से पूछा नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं बयानात ये भी दिए जा रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि एमएनएस एमपीएस अपना फंड खा जाएंगे और हमें पता नहीं लगेगा तो वो गलत फहमी का शिकार हैं, जबकि ये बयानात देने वाले दरअसल गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और उन्होंने अपने एमएनए या अपने एमपीए को बुलाकर उनकी सरजरिश नहीं की या फिर उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए किसी भी किस्म की तंबी नहीं की है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।